वेरी गुड इवनिंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि डेली का रूटीन से हम लोग का कि सेट प्रैक्टिस अभी हम लोग कर रहे हैं, तो कल हम सेट प्रैक्टिस 7 कराए हुए थे। आज हम सेट प्रैक्टिस 8 की तरफ बढ़ेंगे ना। वैसे सारे विद्यार्थी जिनका एलडीसी का एग्जाम है, जिनका सीजीएल का मेंस है, एनटीपीसी है, उन सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा ये, है ना। और इसमें सभी तरह के प्रश्न होंगे। आपका अलजेब्रा, ट्रिगो, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक्स, सारे सेक्शंस को, मेंसुरेशन, सारे सेक्शन को कवर किया गया है ना। तो डेली हम 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं और आइए अपनी पढ़े हुए चीजों को आप कितना कर पाते हैं समय के साथ उसको आंकिए। चलिए रेडी हो जाइए, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है और बी और सी मिलकर 20 दिन में और सी और ए मिलकर 15 दिन में, तो एबीसी कितने दिन में? ए और बी मिलके कर रहा है 12 दिन में, बी और सी मिलके कर रहा है कितना? 20 दिन में, और सी और ए मिलके कर रहा है 15 दिन में। बोल रहा है एबीसी 12, 20, 15 यानी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 12, 5, 60, 20, 3, 60, 15, 14, 60। अब देखेंगे दोस्तों कि ए और ए कितना है? 2 है। बी और बी कितना है? 2 है। सी और सी कितना है? जो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसका एफिशिएंसी और टोटल एफिशिएंसी 5, 3, 8, 4, 5, 3, 8, 4, 12 है। तो सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 6 यूनिट है एक दिन का, और करना कितना है? 60 यूनिट। तो टाइम इजकल टू टोटल यूनिट 60 है और एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, तो ये काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा? 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक डिब्बे में 100 नीले, ठीक है, 50 लाल और 50 काले गोले हैं। ठीक है। बोल रहा है 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल दिए गए। 25% नीले निकाल दिए, जब इसका 25% निकाल दिए तो कितना बच गया? 75। 100 का 25% 25 निकल गया तो बचा कितना? 75। और लाल का 50% निकाल दिया गया, मतलब आधा निकाल दिया गया, तो 50 का आधा कितना हो गया? 25। और काले के बारे में तो कोई डिस्कस नहीं किया है। तो अब प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि तब काले गोले का प्रतिशत कितना होता है? काले कितना है? 50। टोटल कितना हो जाएगा आप यहाँ पे? तो आपका 75, 25, 100, 50, 150। अब प्रतिशत निकालना है तो हम 100 कर देंगे, 50 150 अब 33/3%। अब संख्या कितनी हो जाएगी उसकी विथ रिस्पेक्ट टू टोटल? 33/1/3%। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि एक वस्तु का 20% लाभ 300 बेची गई, 235 में बेची जाती तो उसकी कितनी परसेंट का? 20% लाभ यानी 120 कितना में बेची गई? 300 में बेची गई। तो चूंकि क्रैमूल 100% होता है, ठीक है, तो 100% आप रीड कर लीजिए, इसको x कर लीजिए। तो पहले हम क्रैमूल निकाल देंगे। 120 x बराबर 300 गुना 100 कैंसिल, 12 दूनी के 24, 12, 5, 60 यानी कि x का मान कितना गया? 250, यानी उसका सीपी कितना होगा? 250। अब कह रहा है कि उसको वो बेच रहा है कितना में? बेच रहा है 235 में। अब सेलिंग प्राइस उसका 235, तो उसको नुकसान कितना हो रहा है? 15 का हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत, सॉरी नुकसान हो रहा है ना, अब यहाँ हानि परसेंट लिखेंगे, हानि प्रतिशत। तो नुकसान कितना का हुआ? 15 का। कितना पे? तो 250 पे, इसलिए 100 पे कितना होगा? 2, 5 पंक्तियां 15, इन 3 दूनी का 6% का उसको क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा? इसका मतलब कि 3 का 9 मल्टीपल, तो 3, 6, 9, 12 ऐसी होगा। तो चूंकि 3 नदी हम मल्टीपल ले रहे, कॉमन ले, इसका मतलब कहां तक हो जाएगा? 9 तक, ठीक ना। तो अब बोल रहा है उनका औसत क्या होगा?
n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम बताए थे n+1/2। एक तरह का प्राकृतिक संख्या हो गया, तो 9 1 10 बटा में 2 5 10, यानी कितने पंक्तियां हैं 15। इसका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है ना, ठीक है। 9 संख्याओं का औसत 50 है। 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो 9 संख्या का ये एवरेज 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 में 50, 450 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि यदि पहली 5 संख्या का औसत 54, पहली 5 संख्या का औसत 54 हो, तो 5 गुने 54, 5 के 20, 50 25, 25 2 27 हो जाएगा। अब बोल रहा है तथा अंतिम 3 संख्याओं का, लास्ट 3 संख्या का औसत, ठीक है। तो 5 इधर हो गया, लास्ट 3 हो गया, नहीं तो अंतिम 3 का औसत कितना दिया हुआ है आपका 52 दिया हुआ है। इसका मतलब 52 गुने कितना करेंगे 3 करेंगे, 3 गुने 6 3 5 15। देखिए जनरली आप 5 3 8 हो गया, तो 9 में से 8 जो बचेगा वही ना आपका बच गया है, छोटी संख्या हो जाएगा। तो चलते हैं, ये हो जाएगा, आप इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 6 7 5 12 2 3 1 4 426, और 426 में से जिसको घटा दें 8 संख्या, 10 में से 6 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। इसका मतलब कि 24 हो जाएगा, यानी कितना संख्या हो जाएगा वो छोटी संख्या 24 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। और 6 की तरफ बढ़ेंगे कि पी क्यू आर को इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी क्यू आर को इस प्रकार बांटा गया कि क्यू को पी से 30 रुपया अधिक हुए और आर को क्यू से 60 रुपया अधिक हुए, ठीक ना। यदि इसको x मिलेगा तो x को x प्लस 30 मिलेगा, तो 60 30 कितना हो जाएगा x प्लस 90 हो जाएगा। तो पैसा को जोड़ देंगे, 3x 9 3 12 120 बराबर 300 रुपया। 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका, ठीक ना 180, 3 6 18। x का मान कितना आ गया बाबू 60 आ गया। यदि ये 60 आ गया तो 60 30 90 हो गया, और 60 9 6 15 150 हो गया। ये हम रेशियो निकालें तो 3 दूनी के 6 3 3 के 9 3 5 15, तो 2 3 5 का रेशियो हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है, एक स्कूल में थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में है, और स्कूल में थैलों का दाम जूते के दाम से 200 अधिक है। इन 2 का अंतर है, 2 बराबर 200, 1 बराबर 100। तो आपसे पूछा गया है जूते का दाम, जूता कितना है 5 यूनिट यानी 500 हो जाएगा, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 7 का सी हो जाएगा। एक रेडियो का अंकित में 480 रुपया 10% छूट दिया गया, 8% लाभ कमाया गया। तो यदि कोई छूट न दिया जाए तो सिर्फ कितना % का लाभ होगा। देखिए अंकित मूल्य मार्कअप प्राइस इसको बोलते हैं, आपका 480 दिया हुआ है, तो सीपी हम मान लेते हैं 100 रुपया, ठीक ना। आपको पता है कि अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद विक्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य पर लाभ होगा तब विक्रय मूल्य, और दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर होता है। तो अंकित मूल्य पे आप छूट कितना दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं आप 10%, यानी 90/100, और लाभ आपको कितना हो रहा है 8% हो रहा है ना, 108/100 हो गया। दोनों विक्रय मूल्य आपस में बराबर, 18 5 90, 18 6 108, और 8 6 48, 8 5 40, 400, यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो गया 400 हो गया। अब बोल रहा है कि यदि आप छूट नहीं देंगे तो कितना % लाभ कमाएंगे, मतलब छूट नहीं देंगे तो हम चीजों को अंकित मूल्य बेचेंगे, तो 400 के सामान को हम 480 में बेचेंगे, तो कितना कमा रहे हैं 80 रुपया, यानी कि हम छूट नहीं देंगे तो चीजों को अंकित मूल्य पर बेचेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लाभ प्रतिशत, कितना रुपए का लाभ हो रहा है 80 रुपया पर, किस पे 400 पे गुने 100, 8 5 40, यानी कि 20 5 100, यानी कितना % का लाभ हो जाएगा 20% का लाभ, यानी आपका जवाब हो गया डी।
एक मेज का अंकित मूल्य 12,000 है, कुछ छूट देने के बाद इसको इतना बेचेगा, छूट की दर कितना हो गया? एक्चुअली 12,000 का चीज है, अब आप बेच रहे हैं कितना में? 10,500 में, 10,500 में। इसका मतलब कि 1,500 रुपये आप नुकसान सह रहे हैं, ठीक ना? ठीक है, तो 1,500 रुपया नुकसान सह रहे हैं किस पे? 12,000 पे, है ना? तो डिस्काउंट का जो परसेंट होगा 1,500 नुकसान सह रहे हैं किस पे? 12,000 पे, और उसके 100 पे नुकसान कितना सहेंगे? 00 कैंसिल, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, है ना? और कितना हो जाएगा? 3 चौक के 12, 3 5 15, 50 हो गया, 2 दूनी के 4 25, यानी कि 12.5% डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट कितना दिया गया? 12.5%। ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 180 के भाव से बताया कि जुराबों में 1 दर्जन 20% छूट उपलब्ध है, तो 48 में जुराबों में कितने जोड़े खरीदे जाएंगे? यदि 180 का यदि हम 20% की बात, डिस्काउंट की बात करें, इसका 18 8 44 है, 144। तो अब हम 144 के भाव में 1 दर्जन मतलब 12 पीस, तो क्या कितना हो जाएगा? इसलिए एक में कितना हो जाएगा? 12/144, इसलिए कितना में? 48 में 12/144 गुने 48, 12/44 से बच्चों 48, यानी कि 1 दर्जन जोड़े हैं, जोड़े के रूप में 4 जोड़े आप बोल सकते हैं, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, कि ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर दो, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, कि एक साथ शुरू किया परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। एक साथ दोनों शुरू किया लेकिन बी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। इसका मतलब एक दिन में, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/8, लेकिन 3 सॉरी, और चूंकि 2 दिन के बाद बी छोड़ देता है तो काम का 2/3 ऑलरेडी हो जाता है। अब जो चूंकि ए छोड़ नहीं रहा है, ए कंटिन्यू था और अभी भी कंटिन्यू रहेगा, तो शेष काम कितना बच गया आपका? 1 - 2/3, कितना हो गया? 1/3। अभी भी ये कंटिन्यू है, शेष काम को और 2 दिन एक्स्ट्रा लेता है, यानी ए काम का 1/3 भाग 2 दिन में पूरा कर देता है, आगे का 2 दिन पूरा कर देता है ना। इसका मतलब कंप्लीट, इसको जेम करते हुए रखेंगे, 2 में इसको लट देंगे, 3/1, यानी कितना हो जाएगा? 6। दोस्तों 6 का यदि 1/3 करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, यानी ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर काम को 3 दिन में कर रहा है। 6 3 कैल्सियम कितना? 6 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी 1 है और ए और बी की एफिशिएंसी 2 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपको प्रश्न करेगा बी उस काम को अकेला करना कितना दिन करेगा, तो बी का टाइम यदि निकालना तो टोटल कितना हो गया? 6, और बी का एफिशिएंसी कितना? 1, यानी उस काम को बी पूरा करने में कितना दिन लेगा? 6 दिन और समय लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के पास है, कह रहा है ए बी से 20% कम समय लेता है ना। देखिए ये डेली के सेट में क्वेश्चन ये आ रहा है, हमने लगातार 3 से डिस्कस किया जिसमें इस तरह का प्रश्न आता ही आता है। तो ध्यान देंगे यदि ए किसी काम को कर रहा है 7.5 दिन में, मतलब 15/2 दिन में कर रहा है, और ध्यान देंगे ए बी से 20% कम ए बी से 20% कम समय काम करता है। तो ये जब कम काम करता है इसका टाइम ज्यादा लगेगा और इसका टाइम कम लगेगा। भैया ये कम पावरफुल है तो इसका टाइम ज्यादा लगेगा और इसका टाइम कम लगेगा, इसका मतलब इसका जो वैल्यू होगा इसके रिस्पेक्ट में कम लगने चाहिए। तो अब देखेंगे तो 20% कम करता है, तो इस वैल्यू को जो बताना चाहिए हमको, एकदम दिमाग में रखिए इस बात को कि हमको वैल्यू छोटा लाना है, और जो वैल्यू छोटा लाना तो ऊपर में हम छोटा रखेंगे। तो 20% कम का मतलब होगा 80/100, ठीक। उसका 20% कम हुआ तो उसका 80/100 करेंगे, लेकिन हमको वैल्यू कम लाना है तो याद रखिएगा हम ऊपर में छोटा ही रखेंगे। यदि हमको वैल्यू ज्यादा बड़ा लाना तो ऊपर में हम 100 रखते हैं, ठीक है। तो 80/में कितना हो गया? 100 हो गया। निश्चय हो गया 80 20 500, पंक्तियां 15, 2 दूनी के 4, यानी बी किस काम को क दिन में पूरा करेगा? 6 दिन में पूरा करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका कि 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या जनरल उसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। और परिमेय संख्या निकालने का बहुत सारा परिमेय संख्या निकालना हो तो आप a + n × b - 1/n + 1 करते हैं हम लोग, लेकिन आपको बहुत सारा नहीं निकालना है, आप यहीं से ऐसे कर सकते हैं।
तो 4 8 का एलसीएम 8 हो गया, 4 गुने के 8 किए 6 प्लस 3 बटा में 2 यानी कि 9 बटा में 8 गुने 1 बटा में 2, ठीक ना। 9 बटा में 16 और 9 बटा 16 कौन सा ऑप्शन है आपका? डी ऑप्शन है, ठीक है। दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर। देखिए जब अभाज्य संख्या है और उसका गुणनफल 117 है, यदि हम मान लिखा दें कि 3 और 5 का गुणनफल कितना है? 15, तो आपका एलसीएम भी तो 15 है ना होगा, वो तो अभाज्य संख्या है। इसलिए आपका जब गुणनफल 117 है ना, सह अभाज्य संख्या का, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक भी कितना होगा? 117 ही होगा। इस बात को ध्यान दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है कि दो वृत्त के व्यास एक वर्ग की भुजा और एक वर्ग के विकर्ण पे है। पहले देखिए, यदि वर्ग के भुजा और व्यास, एक दो वृत्त का जो व्यास है वर्ग के भुजा, यदि मान लिया जाए एक केस में ये और एक केस में मान लीजिए ये वर्ग के विकर्ण पे एक सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो अब कह रहा है दो वृत्त है और एक का व्यास जो है वर्ग के भुजा पे है और एक का व्यास जो है वर्ग के विकर्ण पे है, तो दोनों के बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए ये बताइए कि जब ये भुजा पर व्यास है तो यदि हम वर्ग की भुजा को ए मान लें तो पूरा व्यास ए है, तो इस छोटी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। अच्छा, बड़ी वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो विकर्ण क्या होता है? ध्यान देंगे, ऐसे हो जाए, हाँ ठीक है। विकर्ण क्या होता है? भुजा रूप होता है, और यदि ये व्यास है तो उसका मतलब उसका आधा हो जाएगा, इसका मतलब a/2 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है कि छोटे वृत्त और बड़ी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात a1 बटा a2, ये हो गया पाई r स्क्वायर बटा में पाई कैपिटल R स्क्वायर। R का मान देखिए a बटा 2 का स्क्वायर है और यहाँ 1 बटा √2 का स्क्वायर है। ऊपर में हो गया a स्क्वायर बाई 4, a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 4 उन्हें 2 ऊपर जाएगा और a स्क्वायर नीचे होगा, यानी 1:2। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब उसके भुजा पर होगा तो उसकी त्रिज्या भुजा की आधी होगी, जब उसके विकर्ण पे होगा तो उसकी त्रिज्या विकर्ण यानी भुजा √2 की आधी हो जाएगी। इस बात को आपको समझना। आपका एक गोलक का कुल क्षेत्रफल 8 पाई है, यानी 4 पाई r स्क्वायर का मान 8 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वायर 4 गुनी का 8 हो गया। तो कह रहा है कि गोलक का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब, तो 4/3 पाई r स्क्वायर गुने r कर देंगे, समझिएगा ध्यान से। 4/3 पाई r स्क्वायर का मान 2 है। जब r स्क्वायर का मान 2 है तो आप देखेंगे यहीं से r का मान कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा, इसलिए अब हम √2 कर देंगे, ठीक ना। 4 दुनी का 8√2 बटा में 3 है ना पाई, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे। 17 का एक शंक्वाकार फ्लास्क पानी से भरी हुई है। फ्लास्क के आधार की त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई क्या है? h है। पानी को बेलनाकार फ्लास्क में डाला जाता है, उसकी त्रिज्या mr है। तो देखिए बेलन का जो सिलेंडर है पाई r स्क्वायर h और बेलन का त्रिज्या mr है, mr का स्क्वायर है और इंटू h, यही हम लोग को निकालना है। h सिलेंडर है, ठीक है ना। हम लोग को बेलनाकार फ्लास्क की पानी की ऊंचाई h सिलेंडर की है, ठीक है ना। अब चूंकि शंक्वाकार है तो 1/3 पाई r स्क्वायर, उसका r स्क्वायर दिया हुआ है और ऊंचाई h दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा कितना? पाई से पाई कैंसिल, m स्क्वायर r स्क्वायर hs बराबर 1/3 r स्क्वायर गुना h। r स्क्वायर कैंसिल, इसका मतलब hs सिलेंडर की हाइट, तो यहाँ पर क्या होगा? h बटा में 3 और इधर से जाएगा m स्क्वायर, h/3 m स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
दो कारों V1 और V2 गति से दो सड़क पे क्रॉसिंग की ओर जा रही है। यदि किसी समय क्रॉसिंग के बीच की दूरी 40 मीटर और 50 मीटर वो नहीं टकराएंगे तो उसकी क्या उनकी गति का क्या होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को सोचना है। V1 V2 दिया है आपका 16-25, V1 V2 दिया है 4/4 नहीं सॉरी V1 इज नॉट इक्वल टू 4:5 और इसका सी ऑप्शन दिया हुआ है, उसका सी ऑप्शन दिया हुआ है V1 V2 इज नॉट इक्वल टू 5:4 एंड V1 V2 इज नॉट इक्वल टू 25/16। देखेंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन ये है, हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए दो कारों V1 और V2, हाँ चूंकि 40 मीटर और 50 मीटर, ठीक है, तो समय होगा समय बराबर दूरी बड़ा 4, इसके लिए दूरी 40 है, 4 V1 हो गया, इसके लिए दूरी कितना है 50 से और कितना हो जाएगा V2। तो जब दोनों टकरा जाएगी इसका मतलब एक ही समय में पहुंचेगी। आज हमको टकराना नहीं, इसका मतलब टकराएगा तो इक्वल रहेगा, टकराना नहीं तो क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है। टकराएगा तो इक्वल कैसे जगह, दोनों हमको क्या क्वेश्चन बोल रहा है अंतिम में, देखिए यदि नहीं टकराए इसका मतलब ये इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब 4/5 इज नॉट इक्वल टू V1/V2, V1/V2 इज नॉट इक्वल टू 4/5 ले लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे, हाँ 19 का रहा है, देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि एक वृत्त का व्यास AB पर, एक वृत्त के व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है। यदि जीवा PB की लंबाई, ठीक है, जीवा PB की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो बिंदु B से n के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। AB ठीक है, और प्रश्न कह रहा है कि AB, एक वृत्त का व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर है, तो कितना हो गया, एक वृत्त के व्यास AB पर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, जब 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, इसका व्यास कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। वाले वृत्त के बिंदु P से लंब का पाद n है, ठीक ना। अब यहाँ बिंदु P है, यहाँ पर क्या कर दिया गया, n, लंब का पाद क्या है, n है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यदि PB की लंबाई 12 मीटर, देखिए एक तरह का जीवा है, जीवा का डिफिनेशन क्या है कि वृत्त का दो किनारा जब भी हम टच करते हैं जहां मिलता है तो जीवा हो सकता है। जीवा में देखिए जीवा व्यास भी हो सकता है लेकिन व्यास जीवा नहीं हो सकता है। देखिए व्यास आपको समझना है कि जीवा और व्यास में क्या अंतर है, कि पहले वृत्त के बारे में, वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो किसी निश्चित बिंदु से उसके घेरे में मिलाई गई दूरी समान होती है। निश्चित बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं, निश्चित दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जब वृत्त का दो किनारा केंद्र से होकर गुजरे तो व्यास कहते हैं। लेकिन ये कभी व्यास नहीं हो सकता, लेकिन जीवा है, और ये व्यास भी है और जीवा भी है। ये सभी व्यास जीवा हो सकते हैं लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं हो सकते। The circle is the locus of point which moves on a plane. Its distance from fixed point is constant. Fixed point is known as center. Fixed distance is known as radius. Two end point which is passing through the center is called diameter. तो इसका मेरा कहने का मतलब है कि जीवा जो है, व्यास जो है जीवा हो सकता है लेकिन जीवा व्यास नहीं है। अब हम अपने प्रश्न के मुद्दे पर आते हैं कि PB का मान दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को निकालना है कि B से N की बीच की दूरी क्या है, समझेंगे ध्यान से, ठीक है। और वृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो 90 डिग्री हो गया। समझ ध्यान से समझेंगे इसको, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पहले, ठीक है, ट्रायंगल APB की बात किया जाए, APB की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, AP स्क्वायर इसका स्क्वायर AP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर, ठीक है। AP स्क्वायर आपको पता नहीं है, PB स्क्वायर आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर 196। सो AP स्क्वायर
6 में से 4 गया 2 और 9 में से 4 गया 5, यानी एपी आपका निकल के आ गया √52। ठीक है, तो आपको एपी आपका √52 निकल गया। आपको याद रखिए आपको बीएन निकल गया। ठीक है, यदि हम इसको x मान लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 14 माइनस x, यानी हमको x का मान निकाल दें तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है ना, हम x का मान कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान दें। ठीक है, तो चलिए इस ट्रायंगल की बात हम करें, इस ट्रायंगल की बात हम करें, है ना, कि त्रिभुज ABN में, त्रिभुज किसमें ABN में, APN में, APN में क्या हो जाएगा त्रिभुज APN में स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि आप बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस PN स्क्वायर बराबर AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर आपका कितना है आपका √52 है तो 52 हो जाएगा, यानी कि PN स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 52 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी PN स्क्वायर आपका कितना हो गया 52 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 52 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया PN स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात आप लोगों का बन गया। अब चलते हैं इस ट्रायंगल की बात करें। ठीक है ना, बाबू हम लोग त्रिभुज PNB में आ जाएंगे। त्रिभुज PNB की यदि हम बात करें, त्रिभुज PNB की बात करेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर बराबर स्क्वायर स्क्वायर, इसका मतलब PN का स्क्वायर, थोड़ा सवाल लंबा है घुड़ाएंगे नहीं, प्लस NB का स्क्वायर, यानी 14 प्लस 14 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, बराबर कितना 12 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, और आपका कितना 52 माइनस PN स्क्वायर कितना है 52 माइनस एक्स स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14 28 एक्स बराबर 144। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया आपका, तो 6 2 8 और 9 5 14 148, 6 2 8 9 5 14 और 248 हो जाएगा, 248 में से 144 आ जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा 28 6 के बराबर हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 0 गया 2 में से 104, 104 बराबर 28 x, है ना, तो 104 बराबर 28 x, तो x कितना हो जाएगा 104 बटा में 28 बराबर x हो जाएगा। ठीक ना, 14 2 5 10 52 कर लेंगे, फिर 2 7 14 और 26 दूनी का 52 कर लेंगे। ठीक है ना, तो 26 बटा में 7 हुआ, x का एग्जैक्ट मान कितना हुआ 26 बटा में 7 हो गया। तो हमको निकालना क्या है bn निकालना है, तो bn निकालना है तो bn बराबर हो जाएगा आपको कितना 14 माइनस एक्स, तो 14 माइनस 26 बटा में 7, 98 98 माइनस 26 बटा में 7, यानी 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 2 गया कितना 9 में से 2 गया 7 बटा में 7, यानी कि आपका 72 बटा में 7, यानी आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है 7 10 में 70 10 पुरानी 2 बटा में 7। यानी दोस्तों आपको करना क्या था, कुछ करना नहीं था कैलकुलेटिव, बस आपको चूंकि इतना समझाना था इसलिए हमने टाइम दे दिया, बस ये कॉमन साइड आपको इक्वल करना था और कुछ नहीं करना था, सारा डाटा दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आपने देखा कि हमको bn का मान निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है, वृत्त का व्यास एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी और बीडी है ना, एक चक्रीय चतुर्भुज है एबीसीडी है ना, एबीसीडी, ठीक है, हाँ, एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण एसी और बीडी है और बिंदु P पर प्रतिच्छेद करती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करती है। तो ये सदा सब देखिए, ये हमेशा आप ध्यान दीजिएंगे कि जब भी इस तरह का कंडीशन आएगा, AP कितना आ गया AP गुना कितना हो गया PC,
बराबर, इधर सही है, बीपी गुना कितना हो जाएगा, पीडी हो जाएगा। ये थ्योरम है, ठीक है। एपी गुने बीसी बराबर बीपी गुने पीडी, इसका मतलब आपका कौन सा हो गया, आपका बॉल हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 त्रिभुज एक कोण एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर ए पर समकोण बन रहा है, ए बी सी, और यहाँ कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। 90 डिग्री बन रहा है और सी आपका 55 डिग्री है, और सी 55 डिग्री है। एडी लंब है बीसी पर, एडी लंब है किसमें, बीसी पर, ठीक है। एडी लंब है बीसी पर, तो आपको कोण बी कोण आपको निकालना, कोण बी ए डी का मान निकालना, बी ए डी ये कोण आपको चाहिए, इस कोण का मान आपको निकालना है। अब आप ही बताइए कि चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण जब 180 होता है, 90 और 55 कितना हो गया, 90 और 55, यानी इसको हम 180 में से घटा देंगे, 180 माइनस 90 प्लस 55, यानी 180 माइनस कितना 5, 9 5 13, 135, 10 में से गया 5 और 7 में से 3 गया कितना 4, 45, ये एंगल कितना हो गया आपका 45 हो गया, ठीक है। अब बताइए जब ये इस पर लंब है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री है तो ये भी ट्रायंगल बन रहा है, तो 45 और 90 कितना हो गया, यानी इस एंगल के लिए हम 180 में से 45 प्लस 90 घटा देंगे, ठीक है ना। तो 180 माइनस 9 5 5 9 4 13, 135, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। बात समझ पा रहे हैं, एक बार फिर समझ लीजिए कि चूंकि पहले 90 55 दिया हुआ था, तो हमने त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 होता है, 180 में से 90 55 घटा दिए, तो कितने 5 9 5 13 ना, ठीक है, 9 5 14, सॉरी 9 5 14 हो गए, 9 5 14, एक मिनट 9 5 14, ठीक है, 9 5 14 होगा बाबू, 9 5 13 9 5 14, तो यहाँ पर कितना 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया कितना 3, 35 हो गया। तो इसका मतलब कि ये एंगल 35 हो गया। जब ये 35 हो गया, अब देखिए यहाँ भी एक तो ट्रायंगल बन रहा है ना, जब यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है तो 9 3 12, इसमें इसको निकालने के लिए तीनों कोणों का जो 180 चाहिए, इसका मतलब कि इसको और इसको जोड़ के 180 से घटा देंगे, तो 180 में से हम 90 प्लस 35 जोड़ के 3 बार 125, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 2 गया कितना, 7 में से 2 गया 5, यानी 55 डिग्री। ये एंगल कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, ये एंगल आपका हो जाएगा 55 डिग्री, यानी आपका जवाब कौन सा हो गया, आपका डी हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो क्वेश्चन बन गया आपका 22 नंबर बन गया, ठीक है ना, 21 नंबर छूट गया, अब 21 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, एबीसी का केंद्रक जी है, ठीक है ना, एबीसी का केंद्रक क्या है, जी है, इसको हम सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक ना। तो अब बोल रहा है कि त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपका दिया हुआ है कितना 48 दिया हुआ, तो बोल रहा है बीजीसी कितना होगा, एरिया ऑफ बीजीसी कितना होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 ट्रायंगल बनता है, छोटा छोटा 3 ट्रायंगल बनता है, नेक्स्ट सेंट्रोइड में छोटा छोटा बीजीसी सीजीए और एजीसी बन जाएगा, ठीक है, 3 ट्रायंगल बनेगा। तो 3 ट्रायंगल का सम यदि 48 है तो एक ट्रायंगल कितना बड़ा होगा, इसका मतलब हम 3 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर या 16 मीटर स्क्वायर, जो भी दिया होगा कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्वेश्चन नंबर 23 है एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड, वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड प्लस एक्स, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड का मान क्या होगा। देखिए ये आपस में बराबर है, तो हम एक्स बराबर वाई बराबर जेड बराबर 2 रखते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 2 2 4, ऐसा कोई मान रखिए जिसके चलते एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ है।
4 2 2 4, इसका मतलब 2 पे सेट कर रहा है। तो 2 और 1 3, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, दैट मीन्स 3/3 कटेंगे, कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम 24 के पास। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है कि एक भिन्न के अंश उसके हर से 4 कम है। क्योंकि आप ऐसा क्वेश्चन कभी भी ऑप्शन से बनाइए, 3/8, 3/7, 4/8 और 2/7। पहला कंडीशन दिया हुआ है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है, ठीक ना? तो देखेंगे कि यहाँ पर कितना कम है, 5 कम है, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ 4 कम है, यहाँ 4 कम है, यहाँ 5 कम है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन काट दिया। अब अगला कंडीशन देखिए, यदि अंश में 2 घटा दिया जाए, यदि अंश से मान लो दोनों ऑप्शन को टारगेट करते हैं, इसमें 2 घटा दें तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, 7 1 8, ठीक ना? तो बोल रहा है कि अंश, हर अंश का 8 गुना हो जाता है, तो हर अंश का 8 गुना हो जाता है, इसका मतलब कितना मार दिया हम? 3/7 मार दिया। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी अंश हर से आता है तो आप ऑप्शन को पकड़ के उस पर ट्रेस कर लीजिए, ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? आप ऑप्शन से पकड़ लेंगे कि भाई 4 का अंतर तो यहाँ 5 का अंतर, यहाँ 5 का अंतर, तो ये तो ऑप्शन जाने से रहा। 2 घटाते हैं तो 1 हो गया, और ये 1 जोड़ते हैं तो अब 1 जोड़ 8 हो गया। बोल रहा है 8 गुना हो जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका ट्रेस कर दिया। ठीक है, प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, जी सी का मान 0 दिया, सी का मान 0 दिया हुआ है, सी 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब py इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस सी, और सी आपका 0 है। तो जब सी 0 है यानी कि वह लाइन जो है क्या, y इज इक्वल टू माइनस a बटा b इंटू एक्स, यानी इसको आप m मानते हैं, तो y बराबर mx, और y बराबर mx के केस में बिंदु किससे पार करेगा? तो ओरिजिन से पार करेगा, मूल बिंदु से, और मूल बिंदु का नियम कितना होता है? 0 0 होता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 के पास। किस गति से तय किया गया? मान लेते हैं कि दूरी d है और चाल भी है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अगला केस में कह रहा है, अगला केस में कह रहा है कि यदि दूरी आधी हो जाए, यानी डी डैश इक्वल टू डी बाई 2 हो जाए। ठीक है, और ठीक है, तो चूंकि यहां पर आप निकाल देंगे बेग बराबर दूरी बटा समय, चूंकि बेग के बारे में बात किया गया। ठीक है, समय मान लेते हैं टी हो गया। ठीक है, तो डी डैश बोल रहा है कि दूरी यदि आधा हो जाए तो डी डैश डी बाई 2 हो गया, और बोल रहा है कि समय दुगने समय तय करें, टी डैश जो हो जाए 2t हो जाए। यहाँ चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय, दूरी कितना हो गया? d बाई 2, और समय कितना हो गया? 2t हो गया, यानी ये v डैश हो गया। सो v डैश इज इक्वल टू d बटा 4t। अब सवाल ये कह रहा है कि दोनों की चालों का रेशियो निकालिए, यानी v बटा में v डैश, इसका है d बाई t, इसका है 4d बाई t, सॉरी d बाई 4t, d बाई 4t, इसका मतलब d बाई टी गुने 4t ऊपर जाएगा, d नीचे आएगा, कैंसिल आउट हो गया। ये रेशियो कितना होगा? 4:1 होगा। कितना होगा? 4:1, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 27 कर रहा है 1% की दर से 4,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज आपस में बराबर है, I1 बराबर I2 कर रहा है। तो इंटरेस्ट यदि मूलधन हो गया, इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज मूलधन में समय मूलधन बटा 100, इसका मूलधन 4,000 रुपया है, समय 3 वर्ष है, x और आपका रेट है x%, x बटा में 100, उसका 12% वार्षिक दर से आपका कितना? 5,000 रुपया है, समय आपका उसका 2 वर्ष है, और उसका रेट 12% है। ठीक है, 100 कैंसिल, 30 कैंसिल। ठीक है, 3 चौके 12 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल, इसका मतलब x कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10 हो जाएगा, यानी x बराबर 10%, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, x बराबर 10%। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस
1/x प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिए कि आप x से डिवाइड कर लीजिए दोनों तरफ, बराबर यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 प्लस 1/x इक्वल टू 0। तो x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कंडीशन निकल गया। अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो एक वैल्यू पकड़ लीजिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और इसको पकड़ लीजिए x प्लस 1/x। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, और प्लस x प्लस 1/x ऑलरेडी है, और x प्लस 1/x का मान कितना दिया, 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 हो गया, और x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ है, 9 3 12, 12 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 10। 10 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत किया जा रहा है, कम से कम आप लोग पीटी उटी निकालें। जरूरी नहीं है कि एक बार में फाइनल हो जाए, लेकिन जरूरी ये है कि कुछ तो हो एक बार में, एक स्टेप में ना। प्रत्येक प्रयास से सिखाता है कि अगला प्रयास कैसे करें। आप बस लगे रहें, आज न तो कल सेलेक्ट हो ही जाएंगे ना। चूंकि एग्जामिनेशन में बहुत सारी प्रक्रिया होती है ना, तो नर्वस नहीं फील करना। यदि रिजल्ट नहीं हुआ तो उससे आप सीखिए कि हम अगले स्टेप में हम क्या कमी किए थे, उसको ओवरकम करें। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 4x माइनस 3y(x) प्लस 4y माइनस 3/y प्लस 4z माइनस 3/z इक्वल टू 0। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान क्या होगा। आप सबको इंडिविजुअल अलग कर दो। 4x/x माइनस 3/x, 4y बटा में y माइनस 3 बटा में y, 4z बटा में z माइनस 3 बटा में z इक्वल टू 0। x कैंसिल, y कैंसिल, z कैंसिल, 4 4 8 4 12 हो गया। इसको सब माइनस प्लस उधर भेज दीजिए, 3 कॉमन लेंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और 3 चौके 12, यानी 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितने का होगा, 4 के बराबर, यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है दोस्त कि 2√50 प्लस √18 माइनस √72 का सरलतम रूप क्या होगा, है ना। तो चलिए 25 दूनी 50, 18 को 9 गुना 2 कर लीजिए, 72 को 36 गुना 2 कर लीजिए। ठीक है ना, 2 25 बाद निकला तो 5 आया, 5 √2 हो गया, 9 का 3 बाहर आया तो 3 √2 हो गया, 6 √2 हो गया। तो 5 दूनी 10, 10 3 13, 13 में से 6 गया, 13 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 7 √2 हो जाएगा। और √2 का मान ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ 1.414। 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 7 चौक 28, 7 एकम 7 2 9, 9.898, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ पा रहे हैं। 31 कह रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर 2 इंटू a प्लस b माइनस 2c माइनस 3 का दिया हुआ है। तो प्रश्न कर रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए, इंडिविजुअल कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो बात अलग होती है, जब आप सेट प्रैक्टिस करते हैं तो बात अलग होती है। ठीक है ना, क्योंकि उस समय आपके पर्टिकुलर थीम पर दिमाग जाता है। अब और जब सेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो आपको कुछ इस तरह क्वेश्चन, कुछ उस तरह क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं आपको कंसंट्रेशन को बनाना होगा। ठीक है ना, वो बात अलग है। जरूर नहीं उस जगह आप कर पाते, इस जगह आप कर पाएंगे, और इस जगह पर तभी कर पाएंगे जब आप सेट प्रैक्टिस डेली करेंगे। ठीक है ना, टॉपिक पढ़ना अलग बात है, सेट प्रैक्टिस करना अलग बात है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, हम आपको 2-3 तरीका से इसको बताते हैं। ठीक है, माइनस 2a माइनस 2b और प्लस 2 माइनस, चूंकि सबको इधर ला रहे हैं माइनस 4c, तो प्लस 4c कर रहे हैं, और प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे सेट क्या कर रहे हैं कि a स्क्वायर, a का घात कौन है 2a, और 1 ले रहे हैं। ठीक है, देखिए घबराइएगा मत,
बी स्क्वायर, बी का जात कौन है 2b, माइनस 2b प्लस 1 कर ले रहे हैं। चूंकि आपको 3 रखना था, एक यहां रखे, एक यहां रखे। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, 4c स्क्वायर है ना, और प्लस कितना हो गया 4c, प्लस कितना हो गया 4c है ना, और प्लस 1। तो इसमें क्या हुआ, हाँ ठीक है, बराबर 0। आप यहां ध्यान देंगे कि आपको 3 रखना था, एक 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 रख दिए। अब इसको हम a माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको हम b माइनस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको हम 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। कैसे, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 4c स्क्वायर, b स्क्वायर 8, 2ab 4c। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब कि पहले आप पढ़ते थे कि दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो या तो वो 0 फर्स्ट 0 गया सेकंड, यानी परफेक्ट स्क्वायर में भी ये आइदर ये हो गया। जब a माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 है तो a बराबर 1 हो जाएगा, यहां से a का मान 1 हो जाएगा, यहां से b का मान 1 हो जाएगा, 2c प्लस 1 बराबर 0, c बराबर माइनस 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब हमको निकालना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 प्लस 1/4 यानी 4 दूनी 8, 9/4। 9/4 आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, 9/4, 4 2 पूर्णांक 4 दे दिया है, यहाँ आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। समझ पा रहे हैं, तो इसको ध्यान देना होगा कि ऐसे प्रश्नों को हम कैसे सोच पाते हैं। या तो एक बात और आप कर सकते हैं, देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है -2 है, तो -2 इक्वल हम लोग करते हैं, तो -2 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2, 1/2 देखिए -1/2 हो जाएगा, ये -1/2 होगा, ये 1 होगा, ये होगा। तो यहां से हम चीजों को सोच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है, तो 17 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, क्योंकि कट रहा है, इसका मतलब 17 कम 17 शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 33 के पास जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 33 के चुकी आज का सवाल देखिए, कहीं ना कहीं पूरे सेट प्रैक्टिस करने के बाद खुद आपको एहसास होगा कि हर तरह के प्रश्न आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री सारा डेमोंस्ट्रेशन सारा चीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है कि tan थीटा 3/4 है, तो आपको सेक थीटा कितना होगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि p बराबर 3, b बराबर 4 और h बराबर कितना हो जाएगा 5। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा लंब, और 5 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। अब देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक का उल्टा होता है साइन, और साइन स्क्वायर थीटा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आप इसका बॉल ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कर रहा है, हाँ 35 आगे की और क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखेंगे तो कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज PQR का परिकेंद्र O है, क्या है परिकेंद्र O है, परिकेंद्र है यानी सर्कल बाहर से बना हुआ है, ठीक है ना। तो त्रिभुज PQR है इसमें, ठीक है, कोण QOR 110 डिग्री दिया हुआ है, और
कोण OPR 25 डिग्री है तो कोण PRQ का मान क्या होगा। चलिए कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। PQR है ना, PQR और ठीक है ना, तो दिया हुआ है कि कोण QOR यदि O बिंदु यहां दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 110 डिग्री। इसके बाद दिया हुआ है कोण OPR ये दिया हुआ है आपका 25 डिग्री। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कोण PRQ का मान क्या होगा। समझेंगे, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अब यहां आपको सोचना होगा, ठीक ना, कि चूंकि ध्यान देंगे ये केंद्र है तो ये त्रिज्या हुआ और ये भी त्रिज्या हुआ। इसका मतलब कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो जब दोनों साइड आपस में इक्वल है तो दोनों कोण भी आपस में इक्वल होगा। इसके एंगल को हम x मान लिया और इसके एंगल को भी हम x मान लिया। अब त्रिभुज के तीनों गुण का जब 180 होता है, x प्लस 110 प्लस x बराबर 180। सो 2x बराबर कितना हो जाए 110 घट जाए तो 70। सो x बराबर 35। इसका मतलब यह 35 है तो यह भी कितना हो गया 35। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान देंगे, क्लियर, बात समझ में आ गया। अब हम लोग करेंगे क्या, है ना, अब क्या करेंगे, ये 35 हो गया। अब हम लोग को यहां समझना है कि जब ये साइड और ये साइड इक्वल है, चूंकि त्रिज्या ही है ना, ये त्रिज्या है, त्रिज्या इक्वल होता है, दो साइड्स इक्वल। इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका मतलब दो एंगल भी इक्वल होगा, तो इसका मतलब यह 25 हो जाएगा। और हमको टोटल एंगल चाहिए, तो 25 प्लस 35 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इस बात को पुनः समझिए। इसमें हम क्या किए, इसको इक्वल कर दिए, तो x और x प्लस 110 180, यहां से हम 35 का मान निकाल दिए। इसमें क्या था कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है तो कोण भी इक्वल होगा। ये 25 तो ये 25 हो गया, तो 35 25 कितना हो गया आपका 60 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक ना। इस प्रकार cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/3, तो निकालना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान देना होगा, देखिए cos के पावर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2/3। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक बार जोड़ते हैं और एक बार cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3। तो ये वैल्यू 1 हो गया, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 ही हो गया। अब हम cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, और यही चीज आपको पता करना है। इसका मतलब ये कंडीशन खुद, ये वैल्यू जब भी आपको आए समझ लीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। समझ पा रहे हैं। चलिए इस प्रकार है कि tan अल्फा बराबर n tan बीटा और साइन अल्फा बराबर m साइन बीटा, तो आपको निकालना है cos स्क्वायर अल्फा का मान निकालना है। tan अल्फा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बटा cos अल्फा, tan बीटा को साइन बीटा बटा cos बीटा। साइन अल्फा की जगह पर हम जोड़ देंगे n साइन बीटा, n साइन बीटा बटा में cos अल्फा बराबर n साइन बीटा
बटे में कॉस बीटा, साइन बीटा कैंसिल, सो एन कॉस बीटा बराबर एन कॉस अल्फा। समीकरण नंबर 1 हो गया ना। और एक कंडीशन है आपका कि एम साइन बीटा बराबर साइन अल्फा। समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 के वर्ग को जोड़ते, ठीक है, 1 और 2 के वर्ग को जोड़ेंगे तो एम कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस एम साइन बीटा का स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखेंगे एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बराबर एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, यदि हम एन स्क्वायर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, चूंकि कॉस स्क्वायर कॉस अल्फा तो आपको चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कर दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू खत्म, 1 हो गया तो एन स्क्वायर और ये 1 जो है इधर आ गया तो क्या हो गया -1 बराबर एन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। इसका मतलब कि यदि हम कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लें, यहाँ एन -1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है, ए स्क्वायर, हाँ, तो ये एन स्क्वायर -1 हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर -1। सो कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर हम कह सकते हैं कि एम स्क्वायर -1 बटा में एन स्क्वायर -1। दोस्तों देखिए, हालांकि एक लेवल का सवाल था लेकिन क्या कीजिएगा, चुनौती है, स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो ध्यान देंगे जब भी इस तरह का प्रश्न आए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी और कोएफिशिएंट बदल दे। अब जो ए के साथ साइन था वो ए के साथ क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। बी के साथ जो कॉस था बी के साथ क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। प्लस या माइनस, तो हम लिखेंगे √a² प्लस b² माइनस c²। बात यही है कि यहाँ एक और एक कोएफिशिएंट है, बदल गया तो ऐसे आ गया, तो हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, √a², एक कितना है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर c² √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 2 बाहर है तो √2 हो गया, 1 माइनस cos कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 साइन थीटा प्लस माइनस √2 साइन थीटा। यानी आपका जवाब क्या हो गया, डी हो गया। दोस्त अंतिम क्वेश्चन है इस प्रकार आज का सेशन का अंतिम प्रश्न। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। क्वेश्चन अगला है 1 बटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा का मान क्या। ऑप्शन है 1 कॉट थीटा, कोसेक थीटा और टैन थीटा। देखेंगे यदि हम इसकी बात करें, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे कंजुगेट करते हैं तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 1 बटा साइन थीटा। अभी भी बात वही है, तो ऊपर में क्या हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब नीचे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है, खत्म। और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ये खत्म, तो जवाब क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया।
तो दोस्तों आपने देखा कि एक से बढ़ के एक क्वेश्चन, और मैं समझता हूं कि चाहे जिस कैटेगरी का भी स्टूडेंट्स हो, जिस कंपटीशन में भी तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी, एलडीसी हो, सीजीएल हो, कोई भी एग्जाम्स का मैथ का क्वेश्चन हो, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। इस बात को मानिए। चलिए, अच्छा लगा, आप अंतिम तक रहें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको भी कुछ ऐसा एहसास हो, ताकि हम आपके साथ इतना एफर्ट कर पाए। ठीक ना? चलिए, ऑल द बेस्ट।